लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं? एक अट्रैक्शन है फिल्म का। मेरे से कोई पूछे तो फिल्म जो है बिजनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बिजनेस है और आप में काबिलियत है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स अच्छा। लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं? देखो, ज्यादातर लोग जो ये जाते हैं वो तो एक अट्रैक्शन है फिल्म का। हाँ, लेकिन मेरे से कोई पूछे तो फिल्म जो है बिजनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बिजनेस है और आप में काबिलियत है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स अच्छा है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो अमर सिंह जी ने किया, रिलेशंस अच्छे बनते हैं और हाँ, वो बिपाशा वाली फोन कॉल अभी वायरल होती है। लोगों का आकर्षण तो रहता ही है हीरो हीरोइन से। हाँ, तो आपका अप्रोच और एक टूल्स है बस बिजनेस। तो जैसे आपकी फिल्म में शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी थी। शिल्पा अभी भी वायरल है। हाँ, तो उस टाइम किसी नेता ने नहीं कहा आपसे कि एक बार बात करवा दीजिए शिल्पा जी नहीं, से? प्रीमियर तो हम लखनऊ में किए। हाँ, लखनऊ में प्रीमियर किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था कि उस 2-4 दिन पहले अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ था, टिफिन बम फटा था अयोध्या में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सब जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, सब लोग वेव में आए प्रीमियर में। और किसकी सरकार थी उस टाइम? मुलायम सिंह जी की मुलायम सरकार सिंह थी। जी की सरकार थी। उसमें तो बॉलीवुड का उस टाइम तो चढ़ा भी था। टाइम्स ऑफ अमर इंडिया सिंह ने की- लिखा कि ये किसी अयोध्या के लिए सिक्योरिटी मीटिंग नहीं है, ये फरेब फिल्म का प्रीमियर है। और नेताजी ने टैक्स फ्री किया फिल्म को। अरे तो गजब। एक एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री किया तो इस पर बवाल उठा कि भाई ऐसा क्या था फिल्म में जो टैक्स फ्री किया। तो नेताजी कहे कि भाई मैं चाहता हूँ ये लड़का अमिताभ बच्चन की तरह नाम करे, इसलिए मैंने टैक्स फ्री किया। तो एक समय था वो। तो मुलायम जी की बात नहीं कर रहे आपने शिल्पा शेट्टी से? नहीं नहीं, मुलायम सिंह की बात होती थी। मुलायम सिंह तो ऐसे भी भाई जो अपना फेस्टिवल करते रहते थे अपने गांव पे। अच्छा, हाँ, उनको तो वैसे भी सैफई में तो जबरदस्त सफाई में बॉलीवुड का आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता था। तो इससे आपके नहीं, बिजनेस इसमें कोई बुराई नहीं है। बॉलीवुड भी हमारे एक समाज का हिस्सा है। और नेताजी का देखो, नेताजी का जितना जमीनी नेता थे वो, वैसा नेता होना बहुत आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उतना जमीन पर इतना पकड़ होना सब किसी नेता के पास था नहीं। हाँ, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट हमेशा अट्रैक्ट करता है। Yes. तो जिन्होंने जिंदगी भर हमेशा जमीनी किया, वो बॉलीवुड आकर्षित करता था, भीड़ लाती है। हाँ। हमने देखा संजय दत्त को भी उन्होंने टिकट दिया था, बाद में नहीं लड़ पाए, वो अलग बात है। बट बॉलीवुड से उस टाइम की सपा का बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है। नहीं, सबका अट्रैक्शन रहता है। मैंने कल्याण सिंह के जन्मदिन में कल्याण सिंह जी को अनूप जलोटा के लिए गेट पर खड़े, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग अंदर घर में वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अनूप जलोटा को रिसीव करने के लिए गेट पर खड़े थे। तो बॉलीवुड का अट्रैक्शन तो रहा है, बहुत अनूप रहा जी आने वाले हैं, पूछूंगा सवाल में है। हाँ फिर। हाँ, बिल्कुल पूछिएगा। कल्याण सिंह वाला मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ कल्याण हाँ, बिल्कुल, मैं अपने आप सामने बता रहा हूँ। हालांकि उस टाइम अनूप जी भजन गाते थे, बाद में उनका भी थोड़ा मन डोला। हाँ। सईद कादरी साहब को कैसे जानते हैं आप? कमाल के लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम सोशल मीडिया पे आते हैं, बातें कम करते हैं। आप कैसे जानते हो उन्हें? सईद कादरी का एक फेज था जब मेरे ख्याल से मर्डर फिल्म रिलीज हुई थी, कहो ना कहो और भीगे होंठ तेरे। वहाँ से सईद कादरी का सफ़र शुरू हुआ। बल्कि उसके भी पहले एक जिस्म पिक्चर आई थी, उसमें आवारापन बंजारापन करके गाना उन्होंने लिखा था। तो सईद कादरी का एक फेज था जब जितने भी अवार्ड होते थे, स्टारडस्ट अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, अगर 3 गाने सेलेक्ट हो रहे हैं तो 2 गाने उन्हीं के सिलेक्ट होते थे। संजोग से हमारे भी दोनों बार जो है हमारे गाने सेलेक्ट हुए। अनवर में मौला मेरे मौला हुआ और बरस जा बादल उसमें हुआ, फरेब में। तो सईद कादरी ने हमारे लिरिक्स लिखे और अच्छा हमारी दोस्ती हो गई थी उस दरमियान उनसे। तो कुछ उनके बारे में बताए ना, दोस्ती थी उनके बारे में लोग जानते कम है। मित्र हैं तो कुछ इनसाइडल कहानी आप सुना सकते हैं उनके बारे में। सईद कादरी की तो मेन कहानी है कि वो फिल्म में लिखने आए थे, गाने लिखने आए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। और महेश भट्ट साहब के बहुत अच्छे मित्र थे वो। और वहाँ से एक काश फिल्म आई थी जिसमें वो गाना लिखना चाहते थे और महेश भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। कोशिश बहुत की, लेकिन प्रोड्यूसर ने डांट दिया कि नहीं भाई नहीं, हम इनसे नए राइटर से नहीं लिखवाएंगे गाना। तो रात में जब ये बहुत अपसेट हुए, महेश भट्ट मना कर दिया इनको कि भाई गाना हम नहीं ले पा रहे हैं तुम्हारा। तो ये बस पकड़े और बस पकड़े कहे कि अब सलाम कर रहा हूँ बॉम्बे को, वापस लौट रहा हूँ, और जोधपुर लौट आए। धीरे धीरे करके भट्ट साहब बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये जो है अपना बीमा एजेंट बन गए जाके जोधपुर में, और अपना शायरी वारी लिखते थे डायरी में। बहुत दिनों बाद, 20 सालों बाद करीब, महेश भट्ट साहब जोधपुर जब गए, जोधपुर गए तो बोले यार एक हमारा मित्र था यहाँ पर जोधपुर का, वो शायर है सईद कादरी। तो लोग बोले शायर तो नहीं है लेकिन वो बीमा एजेंट है। वहाँ से जो है फिर भट्ट साहब उनके घर पहुँचे पता करके। तो सईद कादरी साहब से बोले यार तुम आए नहीं, मैं तो इतना फिल्म बनाने लगा तब भी तुम नहीं आए। कहे अब क्या आते जब इतना उस चीज़ में बेइज्जत हो चुके थे बॉम्बे में। तो कहे और नया क्या लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक गाना लिखा था आने के बाद,
आवारापन बंजारापन, तो वो गाना उन्होंने उठाया उनसे, और उसके बाद फिर इनकी बॉलीवुड में 2.2 शुरुआत हुई और फिर वहाँ से शुरुआत हुई और अच्छी शुरुआत हुई। बट ये भी कमाल की कहानी नहीं कि 20 साल बाद एक आदमी को उसकी उचित सम्मान मिला। स्टार है वो, जब जब लिखा है तो उस समय होना है। तो आप मानते हैं समय बड़ा ताकतवर बिल्कुल है? होता है, बिल्कुल समय के आगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर गुमान है कि आप भगवान बन रहे हैं तो आप ना ना, उतर कोई आइए नहीं, कोई जमीन नहीं, पर। नहीं, समय कब उतार देगा समय पता नहीं। समय सब ईश्वर है। जब जो चीज़ स्टार आपका है उस समय समय आता है। तो ये कर्मों के हिसाब से होता है या किस्मत के हिसाब से होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, कर्म या किस्मत? प्रारब्ध और कर्म। थोड़ा इसको व्याख्या कीजिए। देखिए, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये जीवन जो है ये जन्म नहीं है, पूर्व जन्म और उसके पूर्व जन्म से पीछे से चला आता है। और रीबर्थ की एक साइकोलॉजी है हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में, कि हम लोग अपने कर्म के अनुसार जो है फिर जन्म पाते हैं। और जहाँ पर यात्रा आपकी समाप्त होती है, जैसे कोई आप संत हैं और आप ख़त्म होते हैं, तो आपकी जो साधना है वो ख़त्म नहीं होती, वो वहीं से आप स्टार्ट लेते हो। या जो यात्रा आप कर रहे हो, अभी आप पॉडकास्ट इतना अच्छा कर रहे हो या एंटरटेनमेंट कर रहे हो, अगला यात्रा भी आपका जहाँ छोड़ोगे वहीं से स्टार्ट होगा। तो प्रारब्ध उसी को कहते हैं कि आप पीछे से जो लेके आ रहे हो उसके हिसाब से फिर आदमी आगे। मोदी जी को आप देख लो, मोदी जी के एक जन्म में कि एक आदमी हिमालय पर जाके तपस्या भी कर लिया हो, एक आदमी संघ का प्रचारक भी हो। तमाम बार आप देखते होगे वायरल होता है कि वो संघ के कार्यालय में झाड़ू भी लगा रहे हैं, और 13 साल मुख्यमंत्री भी रह लेते हैं, दिल्ली में दरी बिछाई। और 12 साल प्रधानमंत्री भी 15 साल रह लेते हैं। तो ये एक जन्म की यात्रा नहीं हो सकती किसी भी आदमी की। हम लोग ये सोचते हैं यार कैसे ये संभव है, तो ये हमको लगता है जन्मों की यात्रा होती है जो पीछे से आदमी लेके आता है। तो कर्म के साथ साथ आपकी डेस्टिनी भी है, बिल्कुल। पिछले जन्मों का लेखा जोखा और मौजूदा। भाई, आदि गुरु शंकराचार्य किस उम्र में खत्म हो गए आप कल्पना करो। 30 साल में। 30 साल में। और उतने में वो चारों धाम, ना हवाई जहाज थी ना गाड़ी थी, चारों धाम की स्थापना कर लेना। तो ये सवाल तो मैं सच में सोच के हैरान होता मतलब आप कल्पना करो, कहां पर बद्री आश्रम, कहां पर रामेश्वरम, आज कहां पर केदारनाथ द्वारिका। जाने में हालत खराब होती आप मेरी। नहीं कर पाओगे। आज केदारनाथ जिसको जाना होता है, हाँ? अगर आप पैदल जा रहे हो, पैदल जा रहे हो तो जबकि आप वहां तक तो गाड़ी जाते हो, सिर्फ ऊपर चढ़ान की यात्रा पैदल करनी होती है और हमारी हालत खराब होती है। तो ये यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की निश्चित तौर पर एक जन्म की नहीं है, वो पीछे से यात्रा चली आ रही थी जो उन्होंने 30 वर्ष में पूरा कर लिया। और जब वो पूरा करते हो आप, तो समय आपका एक तरह से पूरा होता है। तो जीवन और मृत्यु के विवेकानंद की यात्रा देखो आप, कितने समय में कितनी पॉपुलैरिटी। तो ये यात्रा है। तो फिर जीवन और मृत्यु कैसे देखते हो आप? जीवन और मृत्यु तो एक बहुत समान है। हम लोग इसको बहुत, हमें तो लगता है कि मृत्यु जो है इससे आपका और विकसित वर्जन है। हम लोग के लिए चूंकि मोह है तो हम लोग सोचते हैं कि यार मर गया ये तो अब बताओ रोना पिटना मच जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आत्मिक दृष्टि से वो कोई कष्ट की बात है। भाई, आप एक कुत्ते को भी बांध के रखो तो स्वतंत्रता चाहता है ना। ये शरीर तो हमारा आपका बंधन है ना, आत्मा के लिए ये बंधन है। और ऐसे भी कहा गया है कि मृत्यु लोक में हम भोगने आते हैं। पर हम तो इसी को सब कुछ मान के बैठे इसी को सब कुछ मान के बैठे हैं। लेकिन हमें, हमारा अपना आकलन है कि इसके बाद की यात्रा ज्यादा सुखद होगी, क्योंकि बंधन से मुक्ति हर आदमी चाहता है। ये शरीर से जब आत्मा मुक्त होगी तो 100% वो ज्यादा सुखदायी होगी। तो मोह से कैसे बचे फिर? क्योंकि मोह तो है, ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा सामान है। आपने अनुभव से क्या सीखा फिर, कैसे बचे मोह से? वो अपने आप ईश्वर जब चाहेंगे तो छुड़ा देंगे। वो वही बताया कि प्रारब्ध का सब फल है कि आपको अगर कोई यात्रा तय करनी है तो आप प्रेम से तय करोगे, नहीं तो कष्ट से तय करोगे। करा तो ईश्वर तो करा लेगा। जो ईश्वर ने आपको आपके लिए तय किया है, वो अगर आपको ये लिखा है कि बच्चों के लिए आपको काम करना है या गांव में जाके सेवा करना है, तो आप या तो प्रेम से करोगे, और आप अगर बहुत मोह में फंसे हुए हो कि ये पैसा और ये धंधा, ये होटल, ये, तो ईश्वर फिर जबरदस्ती कराएगा, करा लेगा। यहाँ से आपकी आगे यात्रा क्या है? अभी भी महत्वाकांक्षाएं हैं या मान लिया है कि यात्रा ही है जो एक्सप्लोर होता जाएगा? यात्रा है, महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, यात्रा है। इस यात्रा को आज सुबह उठे, आज सुबह से कैसे उसको सफल करें, क्या अच्छा करें जो किसी काम आ सके, ये शरीर काम आ सके, जो आपने कमाया है वो काम आ सके, तो फिर फल है। जैसे कहीं सुगबुगाहट पड़ी थी मैंने कि आपने बीजेपी से टिकट मांगा, आपको नहीं मिला, तो ये महत्वाकांक्षा नहीं थी? देखिए, बीजेपी से टिकट मांगने के पीछे एक कारण था। हम लोग बहुत संघर्ष करते थे और आज भी करते हैं। हमारे कैंप में 5-5 हज़ार आदमी आते हैं,
उतना बड़ा टेंट लगाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं होती। तो हम लोग विद्यालयों में जाते थे कि एक दिन के लिए विद्यालय अपना दे दीजिए। जब विद्यालय लेते थे तो विद्यालय के ऊपर जो है दबाव बनता था, नेता को ये डर लगता था कि यार ये तो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो कैंप वहाँ पर जो अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं उसको सस्पेंशन होने लगता था। तो ये लगा कि ये सुविधा है, मतलब जो काम जो हमारी यात्रा है उस यात्रा में सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगला कैंप हम जेल में लगा रहे हैं। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता कष्ट में, अध्यात्म में और मेरे ख्याल से अवसाद में जेल के अंदर में रहने वाले लोग हैं। तो अब अगर विद्यालय में किसी को सस्पेंड करते हो, आप ये करते हो, तो जेल में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जेल चुने हैं अभी कि जेल में जितने लोग एक एक जेल में इतने बंदी हैं, परेशान हैं। बट जैसे आपका पैसा है, नाम है, सब कुछ है, वहाँ तो